नमस्कार, आप देख नमस्कार। रहे हैं द एग्रीरियन डायलॉग। मैं आर्यमन और आज हमारे साथ सीकर के सांसद, सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर, कॉमरेड आमरा राम जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। कॉमरेड कहना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं आप? कॉमरेड कह लें? कॉमरेड तो हैं ही इसलिए अच्छा, बहुत लोगों ज़्यादा। को ये रहता है कि कॉमरेड का मतलब क्या? क्या है कॉमरेड? कॉमरेड का मतलब है इंग्लिश और हिंदी में है साथी, साथी, बराबर का साथी। जी। जी। तो ख़ास तौर से ये कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं, ये क्यों यूज़ हम्म, करते हैं कॉमरेड को? इसलिए करते हैं कि वो बराबरी में विश्वास करते हैं, ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। अच्छा, बहुत से लोग ये है ना, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये कमजोर है, ये हुँ, वो सबको समान समझते हैं, इसलिए अच्छा। कॉमरेड। तो कॉमरेड, पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आपके ज़मीर में क्रांति के बीज कब बोए और किस मुद्दे में पहली बार आपने लाल झंडा उठाया? ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन से ही जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। और जब मार्क्स को पढ़ा तो ये था कि जितनी दुनिया में समस्याएं हैं उनका समाधान कहीं कहीं राजनीतिक व्यवस्थाओं में है। तो ये समस्याओं की जड़ है आर्थिक और सामाजिक शोषण, जी, और उसको समाप्त करने का, ना बराबरी का, चाहे जेंडर इनइक्वलिटी हो, धार्मिक सांप्रदायिकता हो, जातीय उत्पीड़न हो, इन सब की जड़ है आर्थिक। और अगर आर्थिक रूप से सबल होंगे तो ये सब का, और वो केवल मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत में ही है, जी, जिसमें सबको अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित होने का हुँ, और समाज में सर्वांगीण विकास कोई हो सकता है तो केवल ये है कि मुनाफे पे आधारित नहीं, मानवता पे आधारित। अच्छा। तो कॉमरेड, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कहाँ से विद्यार्थी जीवन से। विद्यार्थी जीवन से? विद्यार्थी जीवन में क्या इसकी स्टूडेंट विंग से जुड़े आप? हाँ, स्टूडेंट एसएफआई से मैं जुड़ा, ठीक और है, राजस्थान की सबसे बड़ी कॉलेज जिसकी स्ट्रेंथ आखिर में फिर 14,000 तक होगी, उसका छात्र संघ का अध्यक्ष था। ठीक है, उसके बाद 2 दफ़े ग्राम पंचायत का, मुंडवाड़ा ग्राम पंचायत का सरपंच रहा। सरपंच रहते रहते 93 में मैं विधायक बन गया, और 4 बारी 3 दफ़ा धोद से, और जब धोद को दोनों पार्टियों ने मिलके रिजर्व कर दिया एससी के लिए, तो फिर पड़ोस की दातरामगढ़ सीट से जीता। ठीक है, और अभी 2024 में हुँ। लोकसभा में। तो फिर छात्र राजनीति से किसान राजनीति के जीवन कैसा रहा? कैसे आना हुआ? किसान तो वैसे पूरे देश में ही बहुमत जनता आज भी खेती पे निर्भर है, और राजस्थान तो उस पे सबसे हाईएस्ट है, हुँ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हुआ है। हुँ, इसलिए आज भी सबसे हाईएस्ट कोई कृषि पे डिपेंडेंसी है तो वो राजस्थान है। बिल्कुल। देश का 29 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश भी क्षेत्रफल के हिसाब से है। हुँ, और एग्रीकल्चर में भी सबसे बड़ी समस्याएं इसलिए हैं कि आज भी 70% जमीन है वो बरसात पे निर्भर है। अच्छा, तो 30% में भी 70% जो होती थी बिजली से सिंचाई होती थी, और अंडरग्राउंड वाटर भी 90% इलाके में जहाँ सिंचाई होती थी वो भी ड्राई हो गया है। हुँ, तो अब ये मानिए कि करीब करीब 80% जमीन है वो हुँ, एक फसलीय इलाका हो गया। हुँ, इसलिए बड़ी समस्याएं हैं, और उनके लिए ट्यूबवेल लगाना भी, आप देखिए 1200 से 1500 फीट तक भी ट्यूबवेल गए हैं। ठीक है। जैसे 10-10 लाख रुपया एक एक ट्यूबवेल निर्माण में लगता है। हुँ, तो इसलिए वो खेती बिजली से करना भी बहुत दुश्वार है, और अब तो पानी भी खत्म हो गया, तो अब तो केवल सारा केवल एक फसली है फिर जी। रबी। अच्छा, शेखावटी रीजन है जिसमें सीकर है, जी। तो इसका एक इतिहास भी रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं, वे मूवमेंट से जुड़े रहे हैं या कह सकते हैं कि आंदोलन करते आए हैं। जी। ख़ास तौर से यहाँ के जो जाट किसान हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा ही पूरा जो इसको शेखावाटी कहते हैं, जिसमें 3 जिले और इवन उसके पड़ोस के नागौर, ये मारवाड़ हुँ, में, ये तमाम अंग्रेज़ों के खिलाफ और सामंतशाही के खिलाफ भी बहुत ज़बरदस्त
लड़ाइयाँ हुई हैं, जी। शहादतें हुई हैं। हुँ, और उसके बाद राजस्थान की जितनी रियासतें थी, उनमें पहले इलाका है जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में खेती करने वाले किसान का नाम दर्ज हुआ है। हुँ, ये संवत 2011 से 19 तक अ, दर्ज हुआ है। ठीक और है। उसी का आधार हुआ कि आज़ादी के बाद अ, जब जागीरदारी उन्मूलन हुआ तो उसी आधार पे लोगों को खातिरदारी मिली और उसमें किसी एक जाति का नहीं, जो जिस जाति का, जिस धर्म का ज़मीन जोतता था उनके नाम हुई है और उस सबके नाम हुई है, चाहे वो एससी है, हुँ, एसटी है या माइनॉरिटी है या कोई अदर कास्ट है। अदर ठीक है। कास्ट में भी जो राजा जिस जाति के थे, हुँ, उनके किसान भी जो ज़मीन जोतते थे, उनके नाम से ज़मीनें हुई। ठीक है। राजा किस जाति के थे वहाँ? मोस्टली राजपूत थे। ठीक 2 है, रियासतें भरतपुर और धौलपुर थी जहाँ जाट रियासत थे, ठीक बाकी है। जगह कई जगह नवाब भी थे, जैसे फतेहपुर में नवाब था। हुँ, हुँ, तो सामंती कोई जाति से नहीं होता, हुँ, जिस भी जो ज़मीन का मालिक जिसको कहते हैं जी, और बाकी तमाम जनता टेनेंट थी, वो वो था। अच्छा। तो राजस्थान का एक नेता निकला, एक किसान नेता बना जी, और अब एक एमपी है और कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय नेता है जी। बेसिकली। तो जब घर से निकले आसान लगा या ये लगा कि ये देश सिर्फ बड़े लोगों का है? नहीं, नहीं, लोग तो केवल आम जनता का है, बड़े लोगों का नहीं है। ये बात ज़रूर है कि वो अभी आज़ादी के इतने 8 दशक बाद में भी पूरी व्यवस्था उनके लिए ही है। हुँ, लेकिन निश्चित रूप से किसान जो संविधान हमारा है, बहुमत है और उसको अगर अपने हकों के लिए जागृत किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जी, और मैं समझता हूँ, मैं तो उस पार्टी का है जो राजस्थान में बहुत छोटी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। हुँ, लेकिन अनेकों बार हुँ, शुरू से लेके आखिरी तक शासन को, प्रशासन को अनेकों दर्जनों बार झुकाने का काम किया है और वो भी बहुत पीसफुली तरीके से। हुँ, जब किसान की फसलें जल रही थी, बिजली के लिए चाहे धरना दे करके प्रशासन को झुकाने का हो, हुँ, सरकारों ने जब किसान को चोर कहा, हुँ, तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार को 7 दिन का पड़ाव डाल करके उसके लिए क्षमा याचना कराने का और बिजली लेने का काम किया है। हुँ, राजस्थान विधानसभा के गेट रोक करके, मतलब आप बुआई नहीं कराएँगे तो पकाने के लिए बिजली नहीं देनी पड़ेगी। हुँ, इसलिए मात्र 4 घंटा बिजली कर दी जो 10 घंटा मिलती थी और उसके लिए राजस्थान विधानसभा पे बहुत ज़बरदस्त लाखों लोगों का प्रदर्शन हुआ। ठीक है। सरकार ने बात नहीं की तो आखिर में विधानसभा के सब दरवाजे बंद करके किसान बैठ गए और 4 घंटे बाद में हुँ, उप मुख्यमंत्री ने आकर के सलाह करके समाधान करने का आश्वासन दिया, उसके बाद में हुँ, तो जब ये सब आप कर रहे थे, तो आप एक इकलौते एमएलए थे हाँ, मार्क्सवादी पार्टी के, जी। ये सब करते वक़्त भी। हाँ, जितना ये वॉयलेंट तो क्या कहेंगे पर आंदोलन। रेवोल्यूशनरी एक चीज़ है, हुँ, ये करते वक़्त आप इकलौते एमएलए थे। जी। 97 में ये हुआ और जब सरकार ने किसानों को चोर कहा, बिजली नहीं दी, तो निश्चित रूप से मैं 200 में से एक होते हुए भी मैंने किसानों के बीच में कहा कि जब तक किसान का ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो विधानसभा नहीं चलेगी। हुँ, और मैंने नहीं चलने दी और उसका नतीजा था कि मुझे और मेरे साथ देने वाले 4 सांसदों को भी, 5 सांसदों को 3 महीने के लिए सस्पेंड होना पड़ा। उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति भी हुँ, उसमें शामिल थे। हुँ। अच्छा तो जो मैं, सस्पेंड हुए थे? हाँ, 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जब राज्यपाल से अभिभाषण फाड़ दिया, विधानसभा नहीं चलने दी। हुँ, तो वो भी था फिर। तो जगदीप धनखड़ जी आपका साथ दे रहे थे उस वक़्त? हाँ, हुँ, असेंबली में थे, हुँ, किशनगढ़ से थे, मैं दौद से था। हुँ। थे तो बीजेपी से? नहीं, नहीं, ठीक है। कांग्रेस से थे। अच्छा कांग्रेस से थे। हुँ, ये 1997 की बात कर रहे हो आप? 97। 97 की, ठीक है। तो कॉमरेड अब सीपीएम राजस्थान में काफ़ी वक़्त से है, आप काफ़ी वक़्त से हो। हुँ। एक वक़्त था जब एक एमएलए था, आप ही थे। आज एक एमपी है, एक एमएलए है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, अभी तो एमएलए नहीं है, लेकिन एमएलए जस्ट अच्छा मेरा एमएलए आखिरी हुँ, टर्म था 8 से 13, जब
मेरी सीट को इसीलिए रिजर्व किया था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सत्ताओं में मैंने आंदोलन किया और हुँ, सरकारों को झुकाया, तो काट-छाँट करके उसको रिजर्व किया और हुँ, रिजर्व किया तो वो धोद भी जीते, हुँ, मैं पड़ोस की दातरामगढ़ भी जीते और जिसमें रावड़ा गढ़साना राजस्थान कैनाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हुँ, वाटर अलाउंस काटने पे, जिसमें 6 किसान भी शहीद हुए, एक वहाँ से मतलब एक से वो मेरा रास्ता बंद करना चाहते थे और एक की हुँ, बजाय 3 हुए। ठीक है। उसके बाद में 0 भी हुए, उसके बाद में 2 भी हुए पिछली बार और हुँ, अब की बार भी एमएलए नहीं है। हुँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एमएलए था जब भी संघर्ष कर रहा था, हुँ, 2017 में एमएलए नहीं था, लेकिन पूरे राजस्थान के किसानों का कोऑपरेटिव का 50,000 तक का कर्जा माफ़ करने का, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए पहली बार किसी संघर्ष के आधार पे कर्जा माफ़ हुआ। हुँ, 2005 में जो बिजली की रेट बढ़ाई थी, हुँ, 86 में बड़े-बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत लंबे समय तक रेवेन्यू मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे, वो सब आंदोलन में थे। एक नया पैसा भी बढ़ाया हुआ वापस नहीं हुआ और जब 2005 में 1 से 8 सितंबर तक हमने पड़ाव डाला विधानसभा के सामने और आखिर में 8 दिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोल बैक करना पड़ा और 1 लाख किसान जिनको 3 गुनी रेट से लूट रहे थे, उनको भी सामान्य करना। हुँ, उसके बाद में 17 का कर्जा माफ़ी, बिल्कुल। सरकार ने 4 मंत्रियों ने लिखित में समझौता करने के बाद सरकार मुकर गई। हुँ, पूरे राजस्थान से 4 जत्थों के रूप में 22 फरवरी 2018 को हुँ, जयपुर कूच का आह्वान किया और जो ही जयपुर जिले में घुसे तो अरेस्ट कर लिया और बाकी जो जिलों में किसान नेता थे, हुँ, सैकड़ों की संख्या में किसानों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इस नियत से कर लिया कि जब नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो जनता मैदान में नहीं आएगी, लेकिन फिर मैदान में आई जनता। 22 तारीख को जग मार के तमाम सैकड़ों किसान नेताओं को छोड़ना भी पड़ा और कर्जा माफ भी करना पड़ा। ठीक है। फिर मोदी जी 3 काले कानून लेके आए। हुँ, 26 नवंबर 2000 को किसानों ने दिल्ली कूच करो का आह्वान किया और पूरे देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो मजदूरों के संगठन है उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया। हुँ, देश की सरकार ने देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया। बॉर्डर गाजीपुर हो, आपका टिकरी हो या शाजापुर हो, तमाम जो बॉर्डर थे वहीं किसानों को ब्रेकेट लगा करके रोक दिया। हुँ, 1 साल तक अनेकों कार्यक्रम हुए जिसमें 700 से ज़्यादा किसान भी शहीद हुए। हुँ, मैं लगातार शाजापुर बॉर्डर पे था हुँ, और निश्चित रूप से आखिर में नरेंद्र मोदी जो अपने आप को शहंशाह कहता है, 56 इंच का सीने की बात करता है, हुँ। निश्चित रूप से इस देश के अन्नदाताओं से माफ़ी मांगकर वो काले कानून भी वापस ले अच्छा, आए। आप पार्लियामेंट में हैं। आप मिले कभी नरेंद्र मोदी जी से? रोज़ ही मिलते हैं जब भी अच्छा। आते हैं। कभी कहा तो उन्हें कि भाई ये किसान के लिए कुछ कर लो या कैसे कुछ? नहीं, वो तो सब कहा, मतलब हुँ, कहा ही नहीं, जब पहली बार गया तो जिस किसान ट्रैक्टर पे चढ़ के आया था, हुँ, उनको देश की राजधानी में नहीं घुसने दिया था। हुँ, जब मैं चुन करके पहली दफ़ा संसद में गया तो वो ट्रैक्टर भी और वो किसान भी जो 1 साल तक नहीं आने दिया था, हुँ, वो लेकर के देश की संसद में गया ठीक है। और कहा मोदी जी अब आप वो ट्रैक्टर भी आ गया और वो किसान भी जो 1 साल तक नहीं आने दे रहे थे वो आया है, अब हुँ, आपकी ताकत है तो रोके। हुँ। अच्छा, यही संदेश मैं समझता हूँ सबसे बड़ा संदेश था ठीक है। और बाकी भी सवाल उठाने का आप देखेंगे संसद में जाने के बाद 14 से 24 तक हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने 33 लाख करोड़ रुपया मुट्ठी भर बड़ी-बड़ी अंबानी, अडानी, टाटा, विजय माल्या जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है और पूरे देश के किसानों की केसीसी है 14 लाख करोड़। हुँ, मोदी जी कहते हैं कर्जा किसान का माफ करने से देश कंगाल हो जाएगा हुँ, और मुट्ठी भर कंपनियों का 33 लाख करोड़ रुपया माफ कर दें 10 साल में हुँ, तो देश विकास करेगा। हुँ, और न केवल कर्जा माफ किया, कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% था मोदी जी जब 14 में आए, उसको 10% घटा करके करीब 1 लाख करोड़ रुपया हर साल का वो छूट देने का काम किया। 11 साल में 11 लाख करोड़। जी, तो केवल और केवल कंपनियों के लिए सरकार चल रही है।
हर निर्णय नरेंद्र मोदी का, जो वायदा किया था 2014 में, जवान से हर साल 2 करोड़ को काम दूंगा, हम्म, किसान को एमएसपी स्वामीनाथन के अनुसार दूंगा, हम्म, काला धन पाई पाई 100 दिन में ले आऊंगा, अगर नहीं हम्म, लाऊं तो फांसी पे लटका देना। अब हम्म, न काले धन की बात है, न रोजगार की बात है, न किसान के बाप की बात हम्म, है। अब तो केवल अंबानी अडानी की बात है। उनके फायदे के लिए 140 करोड़ लोगों को बलि दे सकते हैं, लेकिन गौतम अडानी और अंबानी को हम्म, नुकसान नहीं होना। ठीक है। अच्छा, आपने 2004 के जो एक आंदोलन, एक संघर्ष था कैनल वाला, जो श्री गंगानगर राजस्थान में, के नाम हाँ, राजस्थान कनाल हावड़ा वाला, गढ़सना जिसको जो आंदोलन, गंगानगर में आपने करा था, उसमें पुलिस ने ओपन फायरिंग करी थी, ओपन फायरिंग करी, जिस 6 लोग 6 लोग मरे। मारे गए। हम्म, उसके बाद में कर्फ्यू लगाया, पुलिस से नहीं हुआ, फिर सेना को उतारा, एक दफा नहीं 2 दफा उतारा। हम्म, मतलब जनता इतने गुस्से में थी, आप अंदाजा करो। और वो गुस्सा इसलिए भी था हम्म, कि बड़ी मुश्किल से उस जमीन को समतल करके, जो इतना साल्टी थी कि एक एक फिट आप दूर से ला करके बालू वहां डाल करके फिर फसलें पैदा की। हम्म, और उस इलाके जो पूरा पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, क्योंकि वो इलाका है जो राजस्थान का 1000 किलोमीटर से ज़्यादा भी पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। हम्म, उस इलाका जो सुनसान था, उसको सरसब्ज किया, अपना खून पसीना बहाया। और वाटर अलाउंस जो 5.23 था, उसको 50% करके जो किसान कपास चुगने के लिए लोगों को मजदूरी पे लगाता था, उनके बच्चे और बहू पड़ोस के हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाने लगे। इसलिए इतना गुस्से में थे कि राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू भी लगाया, तो लोगों ने कर्फ्यू भी तोड़ दिया। 4 में किसकी सरकार थी, भारतीय 2004 में? जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। और जो 6 किसान शहीद हुए, पहली बार राजस्थान में एक मुरबा उस परिजनों को 5 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी। हम्म, इससे पहले राजस्थान में हम्म, कभी भी ये पैकेज, जो पुलिस की गोली से बहुत लोग हताहत हुए हैं। हम्म, कोटा में जेके सिंथेटिक्स थी, जी, उसमें अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे थे और 11 मजदूरों को गोली से शिकार किया था। अच्छा, जिस 86 के बिजली के मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, हम्म, उसमें भी 12 फरवरी को झुंझुनू में बालूराम शहीद हुआ था, लेकिन केवल 1 बीघा जमीन दे करके पल्ला छुड़ाने का काम किया। ठीक है, लेकिन लाल झंडे का था, तो निश्चित रूप से वो पानी भी आज चल रहा है। और जिन्हों को हताहत हुए, उनके परिजनों को हम्म, एक वो, उनको तो वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन हम्म, परिवारजनों को हम्म। खड़े होने के लिए मदद कराने का। फिर आपने 2017 के एक आंदोलन की बात करी, जिसमें हजारों किसान आपके साथ बैठे थे, हम्म। तपती धूप में, गर्मी का मौसम था जब वो गर्मी आंदोलन हुआ। वो गर्मी आंदोलन किस चीज के लिए हुआ और कैसे 13 दिन तक आपने वहां बिठाए रखा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओ। ऐसा है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ हो सकता है, हम्म, तो जो अन्नदाता इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए रोटी पैदा करता है, हम्म, इस सरकार की नीतियों के कारण कर्जा हुआ है। हम्म, उससे पहले 90 से पहले कोई मुश्किल से 5% किसान कर्जदार थे। हम्म, लेकिन सरकार की कंपनी परस्त और किसान विरोधी नीतियों का नतीजा है कि आज 95% किसान कर्जा में है। हम्म, और न केवल कर्जा में है, बल्कि 5 लाख किसान इस नीतियों के कारण अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। जब इस देश का अन्नदाता की स्थिति हो, ये संकट बहुत बड़ा संकट है। और ये योजना है कि पूरा जो बहुमत जनता आज भी किसान और खेत मजदूर के रूप में उसमें अपनी आजीविका चलाता है, उन सबको खेत मजदूर बना दिया जाए। वर्ल्ड हम्म, बैंक, IMF की सबकी कार्य योजना ये है। हम्म, ये सब किसान की इनकम किस तरह से कम हो, हम्म, बछड़े और गाय की बिक्री पे पाबंदी, ऊँट पे पाबंदी, काले कानून, भूमि अधिग्रहण, सब जो निर्णय, जो सरकारों के निर्णय रहे हैं, हम्म, और उसी को लेकर के हमने पहले राजधानी में पड़ाव डाले हैं, विधानसभाओं का घेराव किया। लेकिन ये 17 में हमने कहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसान सीकर पड़ाव, में। सीकर में, नागौर में, झुंझुनू में, चूरू में, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरे राजस्थान के बहुत से जिलों में हम्म, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे
जो भी कृषि उपज मंडी यथास्थान थे या मेला ग्राउंड थे वहाँ डाला, और 10 दिन तक हम सरकार से ये आशा करते रहे कि सरकार बात करेगी। रैलियां निकाली, सभाएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन 9 दिन तक जब नहीं किया तो 10वें दिन हमने 9वें दिन आह्वान किया कि कल से हम रास्ता रोकेंगे 11 तारीख से। सरकार भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी की थी, वो भी ऐसी मेजोरिटी थी जो कभी राजस्थान में आई नहीं थी। 200 में से 163 विधायक थी। वसुंधरा राजे सीएम थी। सीएम थी। रानी का अपने आप में वो अनुभव था। 163 के विधायक थे। सरकार ने मांगी फिर कुछ? मानी? वही कुछ तो कह मांगे? रहा हूँ, उन्होंने जब हमने रास्ता रोक दिया उसके बाद में उन्होंने इनविटेशन दिया, तो आप अंदाजा करो वो 3 दिन तक पूरे राजस्थान के राजधानी के चौतरफा रास्ते बंद रहे। और 3 दिन बाद में एग्रीमेंट हुआ कि संपूर्ण कर्जा तो राज्य सरकार की बस की बात नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव का हम 50,000 का कर्जा माफ कर दें। ठीक है। उसके बाद में रास्ते खुले। 4 मंत्रियों ने लिखित में समझौता करने के बाद सरकार मुकर गई। अच्छा। तो 22 फरवरी 2018 को हमने जयपुर को 4 जत्थों के रूप में करने का किया और 22 तारीख को विधानसभा को घेरने का आह्वान किया। जब जत्थे एक मेरे नेतृत्व में था, एक पेमाराम के नेतृत्व में था, 2 किसान सभा के नेता थे उनके नेतृत्व में था। जब हम जयपुर जिले में घुसे तो हम जो जत्थे में थे उनको अरेस्ट कर लिया, और पूरे राजस्थान में जो भी जिलों में तैयारी कर रहे थे 22 फरवरी की, उनको भी अरेस्ट कर लिया। सैकड़ों लोगों सेंट्रल जेल में ले जाके बंद कर दिया। और इसलिए नेताओं को अरेस्ट किया कि जब नेता अरेस्ट हो जाएंगे तो जनता, किसान जनता भयभीत हो जाएगी और जयपुर की तरफ कूच नहीं करेगी। निश्चित रूप से जयपुर की तरफ कूच किया और फिर अनिश्चितकालीन उन्होंने पड़ाव डाल दिया। 2 दिन के बाद में सरकार को जक मार करके सब नेताओं को भी बिगर शर्त रिहा किया और 9,000 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ। ठीक है। फिर जो सरकार बदली 2018 में, तो उसने भी संपूर्ण कर्जा 3 ही दिन में माफ करने का वायदा किया था। और 3 सरकारें आई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और कहा हमने तो 3 दिन में कर दिया। कोऑपरेटिव का ही उन्होंने किया, बाकी संपूर्ण कर्जा उन्होंने भी नहीं माफ किया। लेकिन उस आंदोलन का नतीजा ये था कि पूरे देश में एक तो आंदोलन की बाहर हुई और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ी कि हम 3 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। ठीक है। तो ये जो किसान को अपनी ताकत का एहसास कराने का, इन सब आंदोलनों का हमारा लक्ष्य एक ही था कि देश के संविधान में जनतंत्र है और जनता में जितनी बहुमत जनता किसान और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसान और मजदूर की है, उसको अपना हक के लिए अपनी ताकत का एहसास कराना, और वो मैं समझता हूँ बहुत कुछ किया है और आगे भी करना बाकी। अच्छा, आपने कहा था कि 2017 का जो ये आंदोलन था, इसमें जो जाट पंचायतें थी उनका भी कुछ योगदान था? नहीं, पंचायतें हमारे यहाँ है नहीं। ठीक है। हरियाणा में जरूर है जातीय पंचायतें। शुरू में जब राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते, जब जाट पंचायत ही बनाई थी और उसमें यज्ञ के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद में आज़ादी से पहले ही इसको अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में 11 अप्रैल 1936 को स्थापित कर दिया था। राजस्थान में कर दिया था और देश में भी हो गया था। ये देश की, मैं कह रहा हूँ ना, जब रियासतों को हमने परास्त कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया, तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करना शुरू हो गया। तो उसके बाद में जाट पंचायत से किसान सभा और पूरे ऑल इंडिया में बनी, उसको अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को। अच्छा, एक बात ये है कि जेल से और पुलिस से आपका बहुत पाला पड़ा है, तो आप एक वो वाक्य है कि पुलिस आई, आप फरारी पे थे, वो थोड़ा अगर आप बता सको। असल बात यह है कि मैं कॉलेज में जब प्रेसिडेंट बना, जब भी जिनको राजनीतिक लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ थी। उसके बाद में मुझे गांव वालों ने कहा कि आपको सरपंच बनाएंगे। जब भी जो स्थापित नेता थे उनको बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि मेरा वोट भी उनको ही दिया हुआ, पहला वोट 1971 में लगा। अच्छा।
क्योंकि मेरे गांव में वो हमारे परिवार में ही जाके ठहरते थे, बात करते थे। हुँ, लेकिन जब मैंने दूसरी विचारधारा से लेस होकर के सरपंच गांव वालों ने इस एबिलिटी से कि मेरे से पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो सरपंच भी बने, और उन्होंने जब केंद्र की सत्ता जनता पार्टी की आई तो बहुत बड़ा ग्रामीण विकास में हुँ, काम के बदले अनाज योजना, और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम अपनी ग्राम पंचायत में किया। अध्यक्ष हुँ, भी थे और ग्राम पंचायत के सरपंच भी थे। हुँ, तो जब वो टर्म खत्म हुआ और दूसरे चुनाव आए तो मेरे गांव के भी तमाम जो राजनीतिक विचारधाराओं के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें भी इस नेतृत्वास जैसा सरपंच बनाना है। हुँ, सबने मिलके मुझे बनाया, तो जब बनाने का तय किया तो वो नेता जा करके सब वहाँ कहा कि ये तो आप सर्प को दूध पिला रहे हो। तो नेता का नाम क्या था? कांग्रेस के मिनिस्टर रहे, और राजस्थान में हरदेव जोशी जो कभी नहीं हारे, भैरों सिंह शेखावत जो एक दफा हारे, और वो नेता थे जो अब वो रहे नहीं इसलिए नाम तो अर्थ नहीं है, लेकिन हुँ, 2 ही दफा हारे हुए थे 9 में से। ठीक है। नेचुरली उसके बाद में 86 का जो बिजली का आंदोलन मैं बता रहा हूँ, 3 महीने वहाँ सीकर, चूरू, नागौर, झुंझुनू आसपास जयपुर के इलाके में फैलने लगा, तो ये सब हुँ, बड़े बड़े नेता आए हुँ, जिसमें गोली भी चली। मैंने अभी वो जी, जी, बालूराम जी। शहीद हुआ। हुँ, उससे 85 में मैंने चुनाव लड़ा और 10,500 वोट ले लिए थे। हुँ, 85 के बाद 86 में ये बिजली का आंदोलन होता है। हुँ, उसमें बहुत बड़ा उभार जो शेखावाटी में था, जिसमें फायरिंग में भी झुंझुनू में गया, सीकर में बहुत ज़बरदस्त। नेताओं ने कहा था जेल भरो, और किसान जनता ने जेल नहीं, जो धर्मशाला में भी जेल घोषित की थी उनको भी भर दिया था। ठीक है। इसके बाद उनको लगा कि ये तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हुँ, 22 अप्रैल 87 को जिस छात्रावास में मैं रहता था, पढ़ा, ये शिक्षा ली, और वही छात्रावास वो है जो राजा से संघर्ष करके वहाँ से अरेस्ट करके दिल्ली ले आए थे अंग्रेज, और उसके बाद में समझौता हुआ तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और वो हॉस्टल छात्रावास जिसको पहले जाट छात्रावास भी कहते थे, उसमें एक कमरा भी बना के दिया उस राव राजा कल्याण सिंह ने अपने पुत्र के नाम से। हुँ, उस पे घेर के गोलियां चलाई, जिसमें एक 14 साल का 9th क्लास का बच्चा कानाराम यादव शहीद हुआ। हुँ, एफआईआर दर्ज की गई जब मैं तो गांव में कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष था 1950 में उसके पास बैठा था, और जब एफआईआर लिखी गई तो सबसे ऊपर नाम अमराराम का लिखा, हुँ, और सरकार ने पुलिस को आदेश दिया अमराराम जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए। हुँ, मैं अंडरग्राउंड था, बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया था। हुँ, बहुत उस छात्रावास को 11 साल तक सरकार ने कुड़क भी रखा, जबकि कोई कुड़क करने का कोई अर्थ नहीं था। फायरिंग पुलिस ने की थी, हुँ, एक शहीद हुआ था, लेकिन 11 साल तक किसी भी बच्चे को उसमें नहीं कि इसको तहस नहस कर दें, और ये जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं इनको भी हम मिटिया मेट कर दें। हुँ, मेरे परिवार में कोई शादी थी, मैं वहाँ गया रात को, अंडरग्राउंड था तो रात को 11 बजे गया और सुबह 6 बजे उठा तो पूरा घर गांव पुलिस ने घेर रखा है, हुँ, रेसर बुला रखे हैं। हुँ, मैं तो जब देखा तो मैं दौड़ा, हुँ, मेरे पीछे रेसर दौड़े, और मेरे गांव से 1 ही किलोमीटर पे दूसरा गांव बाडरवास, उसके बस स्टैंड से 50 मीटर मैं पीछे था, और मेरे पीछे 50 मीटर पे वो पुलिस के धावक थे। हुँ, उन्होंने आवाज़ लगाई कि पकड़ो ये चोर है। हुँ, मुझे गुस्सा आया तो मैं वापस उनकी तरफ दौड़ा, तो इतने पुलिस के अफसरों ने भयभीत किया हुआ था कि वो मार देगा, हुँ, हथियार रखता है, तो वो तो दौड़े, और गांव वालों ने मुझे इस रास्ते भेजा, और हुँ, उन्होंने वो जब पूछे तो कहा इधर गए हैं, और फिर एक ऊँट पे भी चढ़ गए मैं, 2-3 किलोमीटर गया। मेरे से बड़ा भाई मेरे को बचाने के लिए ऊँट लेके गया तो उस पे उन्होंने फायरिंग भी की, गनीमत अच्छा। रही कि वो बच गए। हुँ, तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि किसी भी तरह से मार दिया जाए, क्योंकि हुँ, उससे पहले हमेशा ही कांग्रेस का स्टेट और सेंटर में राज रहा। निश्चित रूप से 80 में ये 77 में बदल गया था, हुँ। लेकिन बहुत कुछ प्रभाव वही था कांग्रेस का। तो ये सब कांग्रेस की सरकार में हो रहा था आपके साथ? फिर तो कांग्रेस से एक तरह से कांग्रेस को परास्त किया मैंने, हाँ, और
दूसरी दफा गया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हराया। हम्म। मेरी सीट पे हमारा उम्मीदवार था पेमा राम, हम्म। जो बीपीएल परिवार से था, जिसके एक भी सौ जमीन नहीं थी। हम्म। और सामने कांग्रेस का 5 दफे जीता हुआ मंत्री और अरबपति, जिसके 272 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने माइनिंग की अवैध माइनिंग का माफ किया था। तो आप अंदाजा कीजिए, जिसपे 272 करोड़ की पेनल्टी हम्म। हो, हम्म। कितना खरबपति है, उसको हराया। हम्म। और रिजल्ट आने के बाद में कहा कि झोंपड़ी से निकला विधायक, पक्का हम्म। मकान भी नहीं था, झोंपड़ी थी और जी। एक तरफ खरबपति था। हम्म। तो ये तो संघर्ष रहा। 1993 से आप एमएलए बने जी और 2013 तक रहे। जी, 20 साल। 20 साल, 4 लगातार टर्म। क्या हुआ 2013 में? कहाँ 2000 गलती रह गई? नहीं, वो नहीं रही, कास्ट इक्वेशन ऐसे हुए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे जिले से लेके एक उम्मीदवार उतारा, हम्म। जो वहां से 3 दफे एमएलए भी रहा। उसको उतारने से और कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने जो जिस कास्ट पॉलिटिक्स को पोलराइजेशन किया, हम्म। एक तरफ वो कुमाऊं जाति से थे, ठीक है। उन्होंने कुमाऊं को और बीजेपी के वोट बैंक को पोलराइज किया। और इधर हम्म। जाटों को ये कहा कांग्रेस ने हम्म। कि ये जीत जाएगा तो ना कर जाएगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जाति की राजनीति नहीं करती, और हम्म। वही दोनों चुनाव हारने का मुख्य कारण वही था। और कांग्रेस जीती, हम्म। बहुत मार्जिनली जीती, हम्म। 700 वोटों से। ठीक है। आज तो इंडिया गठबंधन में है, हाँ पार्टी आपकी कांग्रेस के साथ ही है। हाँ, वो परिस्थितियां बदल गई ना हम्म। भाई। 35 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी, जो जिस सांप्रदायिकता के आधार पे, ध्रुवीकरण के आधार पे, 2 से 84 में दो ही थी भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी आडवाणी भी हार गए थे। हम्म। और जब 35 साल में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, और मेजोरिटी आने के बाद जिस तरह से किसानों को तबाह करने लगी, जिस हम्म। तरह से संविधान को तानाशाही, जो भी कोई विरोध में बोलता है उसको ईडी और सीबीआई से जेल में, तो हम्म। निश्चित रूप से देश के संविधान को, देश की भाईचारे को बचाने के लिए हम्म। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन बना। हम्म। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि जिस राजस्थान से मैं चुन के आया हूँ, हम्म। 25 लोकसभा, 25 की 25 दोनों दफे भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 14 हम्म। और 19 में। और हम्म। एक राजस्थान में नहीं, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हम्म। ये सब जो हिंदी हार्टलैंड है, उसमें बहुत बड़ा सफाया हम्म। किया। और 2 चुनावों में देश की संसद में वो हालत थी कि वो कांग्रेस जो एक छत्र राज कर रही थी, उसको प्रतिपक्ष का नेता का भी दर्जा नहीं था, हम्म। 10% सीट नहीं थी। ठीक तो है। इंडिया गठबंधन बना, हम्म। उसमें सीट छोड़ी। हम्म। और एक सीपीएम को, एक आरएलपी को और एक भारत आदिवासी पार्टी को, और जी। 22 सीटें कांग्रेस ने लड़ी। हम्म। जो अ- छोटे दलों को दी वो तो 100% रिजल्ट है, हाँ। और उनके 22 में से 8 जीते। हम्म। 8 भी जीत गए, ये भी तो बड़ी बड़ी बात बात, ही है। मतलब हाँ। 11-25 में से हाँ। सब मिलके लड़े, इसका नतीजा ये होगा कि हम्म। 25 में से 11, हम्म। और मजबूती से लड़ते हैं, और हम्म। उनमें आपस में कंट्राडिक्शन कांग्रेस में नहीं होता। हम्म। तो मैं समझता हूँ वो मेजोरिटी सीटें भी ठीक इंडिया है। गठबंधन जीत अच्छा, आप सकती। जब ये एमएलए का टर्म चल रहा था तो बीच में एक बार एमपी के लिए भी खड़े हुए थे, वो कौन सा सन था? एमपी के लिए तो मैं 96 से ही लड़ता रहा हूँ, तो एक बार नहीं। जब आप 98 में सबसे हाईएस्ट वोट आया था। जब आप एमपी के लिए लड़ रहे थे तो वहां के लोग हाँ, ये वो कहते 98 थे के। कि भाई आमरा दिल्ली चला गया तो हमारे काम कौन करेगा, तो वो क्योंकि आपको एमएलए रखना चाहते थे। दूसरा ही टर्म था, हाँ। मतलब पहला मैं 93 में जीता, हम्म। 93 से 98 का चुनाव हम्म। लोकसभा का था, और उससे 1 साल पहले वो हो गया था। तो नेचुरली लोगों को ये था कि अमराराम दिल्ली चला गया तो फिर हमारे ये काम कौन करेगा। हम्म। लेकिन वोट बहुत आए। हम्म। वो जो इलाका जो धो था उसमें भी मेजोरिटी आई। लेकिन हम्म। बहुत से लोग ऐसे थे हम्म। जिनका ये था कि अगर दिल्ली चला गया तो फिर यहाँ हमारा बिजली का, हम्म। तहसील का, थाने का काम कौन करेगा। बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी था आपके पास। हाँ, बेस्ट ये एमएलए। कौन से साल में था?
ये कौन से टर्म में? 2011 में, 2011 में। तो लास्ट टर्म था। अच्छा, 6 बार एमपी का चुनाव लड़े आप, और अब जाके 2024 में आपको सफलता मिली। जी। कैसा लगा जब सफलता मिली तो? नहीं, जीत में 4 दफा लगातार भी जीता, हाँ। 3 दफा बीच में एमएलए भी नहीं था, एमपी भी नहीं था। हम्म। मेरा जीत में कोई बहुत बड़ा मुझे गर्व नहीं होता था, हार गया तो कोई गम नहीं होता था, हम्म। क्योंकि मैं चुनाव केवल मेरे लिए नहीं लड़ता था, जिन लोगों के लिए लड़ता था, मजदूर, किसान, नौजवान के लिए, उनके लिए लड़ता था। हम्म। वो जितना सहयोग करते थे उतना लगा देते। हम्म। जीत गया तो उस संस्था में उनकी बात, संघर्ष जो सड़क पे करते थे वो हम्म। विधानसभा में करते थे। अभी उन्होंने लोकसभा में भेज दिया, तो जो सड़क पे लड़ रहे हैं जिन समस्याओं के लिए, उसको संसद में उठाने का काम हमारा आराम कर देगा। हम्म। इसलिए बहुत बड़ा कोई ये मैं जीत गया और इस हम्म। जीतने के लिए ही मैं राजनीति, मेरा राजनीति का लक्ष्य था उस जो संघर्ष में। शोषित है हम्म। उसको अपनी ताकत का एहसास करना। ठीक है। तो क्योंकि आप मार्क्सवादी भी हैं और एक किसान नेता भी हैं, जी। तो एक सवाल जो जरूरी है आपसे पूछना वो ये है जी। कि अगर हरकिशन सिंह सुरजीत और जी। चौधरी चरण सिंह, जी। इनमें से आपको एक आदमी चुनना हो कि मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, भाई ये आदमी किसानों के लिए बात कर रहा है, तो वो कौन होगा? वो कॉमरेड सुरजीत ही है। अब हम्म। आप देखिए, जब वो माइनर थे, जब भाई अंग्रेजों के जैक को उतार दिया था हम्म। उन्होंने, जेल में जाना पड़ा था जब माइनर थे। हम्म। और वो पूरी जिंदगी, मतलब बच्चे से 15 साल 16 साल की उम्र में लड़ने लगे और आखिरी सांस तक हम्म। किसान वर्ग के लिए लड़े। और असल चरण सिंह जी भी आदरणीय है हमारे, हम्म। उन्होंने किसानों के लिए, लेकिन उनकी जो राजनीति थी ना, उससे अल्टीमेटली आखिरी समाधान नहीं है। हम्म। चरण सिंह जी प्रधानमंत्री भी रहे, हम्म। लेकिन जो किसान के साथ न्याय होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ नहीं हुई। ठीक है। और अगर सुरजीत, तो प्रधानमंत्री तो वो नहीं बन पाए, हम्म। लेकिन जब उनके आधार पे 2004 में यूपीए फर्स्ट बना, हम्म। तो निश्चित रूप से एक तो देश का सबसे गरीब आदिवासी जो किसान है, हम्म। जिस पीढ़ी दर पीढ़ी वो फॉरेस्ट में बैठा हुआ था, हम्म। सबको जो जोतता था उसको अधिकार मिला, हम्म। लेकिन वो आदिवासी 9 करोड़ जो जंगल में रहता है, हम्म। उसके जो जंगलात की जमीन पे थे, उसको अधिकार नहीं था। उसके लिए कानून बना। ठीक है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब आदमी है, हम्म। बहुत बड़ा 30 से 35% है, हम्म। उसको काम का अधिकार मनरेगा में दिलाने का काम किया, सूचना का अधिकार दिलाने का काम हम्म। किया। सरकार तो नहीं आई, लेकिन जो गांव का और देश का सबसे गरीब और हम्म। आदिवासी था, उसको एक कानूनी हक दिया हम्म। कि 100 दिन काम मांगते ही उनको देना पड़ेगा। हम्म। जिस जमीन पे आदिवासी और गैर आदिवासी फॉरेस्ट में हम्म। पीढ़ी दर पीढ़ी से बसा हुआ, उसको उस जमीन का खातिरदारी हक देना पड़ेगा। हम्म। सरकार की इच्छा नहीं थी, हम्म। और कुछ शायद 3 साल के बाद में सरकार से समर्थन भी वापस परमाणु ऊर्जा पे जो संशोधन कर रहे थे, जी। लेना पड़ा। चलो, लेकिन वो तो बहुत। इस सवाल में आपने अपनी पार्टी का पक्ष ज़्यादा ले लिया, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्क्स, लेनिन या अंबेडकर, हम्म। इनमें अगर आपको किसी की विचारधारा चूज़ करनी हो, नहीं, फिर? राजनीतिक विचारधारा तो मार्क्स की है, हुँ। अम्बेडकर किससे की ज़्यादा नज़दीक हो समझ। आप? नहीं, सवाल है राजनीतिक जो फिलोसॉफी है, हुँ। वो मार्क्स ने जो फिलोसॉफी दी है ना, अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह या XYZ, हुँ। असल में तो वो राजनीतिक व्यवस्था है जो सब समस्याओं का समाधान और बेहतर भारत, बेहतर दुनिया बनाने का है। ठीक है। तो वो तो उस सिद्धांत में ही है। हुँ। उसके अलावा तो मिक्स इकोनॉमी, बाकी सबका पूंजीवाद। लगभग इन्फ्लुएंस है और कुछ नहीं। हाँ, नहीं इन्फ्लुएंस नहीं, उन्होंने भी अपना हुँ। काम किया है, लेकिन हुँ। अल्टीमेटली थॉट जो है, हुँ। मतलब किस तरह से समस्या का समाधान समाधान है। मेहनत करने वाले की मेहनत को लूटा जा करके हुँ। पैसा इकट्ठा किया, सरप्लस इकट्ठा किया जाता है। हुँ। वो जब तक जनता के लिए नहीं होगा, वो केवल हुँ। मुनाफे के लिए लगेगा, हुँ। तो जनता में तो समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक है। तो आज जैसे आप अपने क्षेत्र में जाते हो, हम्म। किसानों के काम करते हो, किसान आंदोलन के उसमें भी आते हो, हम्म। तो
लाल झंडा उठाने वाले लोग हैं या भगवान ने बहुत कुछ बदल दिया इस वक्त? मैंने बहुत लाल झंडे भगवान का उतर गया। हम्म। और आप देखिए अब पूरे देश में सवाल लाल झंडे का ही नहीं है। हम्म। अभी जो सबसे विकास में आधारभूत है बिजली, ठीक है। कृषि हो, हम्म। मानव विकास हो, औद्योगिक विकास हो, उसकी प्राथमिक है बिजली। हम्म। उसको जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक प्राइवेट कंपनियों को, अंबानी, अडानी, टाटा को देना चाहते हैं। और उसके लिए सबसे बहुत कुछ तो कर दिया। जो हम्म। बिजली बोर्ड थे उनको तोड़ के कंपनियां बना दी। हम्म। और अभी स्मार्ट मीटर के माध्यम से उसको पूरे को कंपनियों को देने की योजना, पूरे अच्छा। देश में आंदोलन हो रहा है। हम्म। सवाल लाल झंडे का नहीं, लाल हम्म। है, पीला है, नीला है, हम्म। सब लड़ रहे हैं। हम्म। और गरीब से लेके बड़े से बड़े उसका आधार है। लेकिन बड़े हम्म। वालों को तो और लूटने का अधिकार मिलेगा, इसलिए उनके हम्म। नीचे भी ठेके, बिजली में हम्म। लाइन खड़ी करने का ठेका है, हम्म। फाल्ट निकालने का ठेका है। मतलब तो कर्मचारी की बजाय ठेकेदार, ठेकेदार माला माल। और ठेकेदार जो सर्विस लगता था, मान लो किसी भी गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा अगर हेल्पर होता था तो 35,000 रुपये मिनिमम वेज से शुरू होती है। हम्म। 8 घंटे की ड्यूटी थी। हम्म। अब उसी किसान मजदूर का बेटा ठेकेदार के यहाँ काम करता है, 7 से 8 हज़ार रुपया देता है, 12 घंटे ड्यूटी लेता है, कोई पेंशन नहीं, कोई सामाजिक सिक्योरिटी नहीं। हम्म। और एक जीएसएस पे 10 लोगों के पेमेंट उठाता है और 2 को रखता है 12-12 घंटे। और कई जगह तो 10,000 दे के, मंथली दे के 24 घंटे भी ड्यूटी लेता है एक आदमी से। तो हम्म। किस तरह से खजाने को लूटने का, तो हम्म। ऐसे लोग निश्चित रूप से उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन हम्म। 90% विरोध भी करेंगे। अच्छा, एक एक संघर्षकारी नेता आप जैसा, या जो एक मार्क्सवादी नेता भी है, हम्म, ये ज्यादा मतलब ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसे कुछ कैपिटलिस्ट मानते हैं कि मत ये सारी चीजों से दूर रहते हैं। हम्म, ठीक है। प्राइवेट प्राइवेट ये जितना भी ढांचा है एक तरह से, हम्म। इससे दूर रहना आप पसंद करते हो। पूंजी से पूंजी से, हाँ। मुनाफा कमाना। हाँ, पूंजी से मुनाफा कमाना, इससे दूर रहता हो। तो फिर आपके जो फाइनेंस है, मान लो आप दिल्ली आ रहे हो या आप घर पे हो अपने सीकर में हो, ये फाइनेंस कैसे मैनेज होते हैं? नहीं, ये जानने वैसे की बहुत इच्छा है लोगों में भी कि एक एक नेता जो है, जो जमीन का नेता है, जो कहीं से कमाई नहीं कर पा रहा, वो कैसे मैनेज कर रहा है? ऐसा है कि जैसे हम 4 भाई हैं, हम्म। तो 3 भाई भी काम चला रहे हैं ना उस जमीन से, जिस जमीन पर मैं हूँ। और हम्म। बाकी कोई ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी में काम करता है तो उसको होल टाइमर, उसके जीने के लिए, उसके खाने के लिए पार्टी उसको होल टाइमर भेज देती बीस है। हजार शायद महीने का। नहीं नहीं, वो अलग अलग है। कुछ जगह हाँ। अकेला है तो उसको कम है, अगर पेड़ के साथ है तो उससे ज़्यादा है। ज्यादा से ज्यादा कितना दे देती होगी? अलग आप बता रहे हो जैसे 5,000 से लेके 15,000 भी है। हम्म। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। अभी पर। हम 8 एमपी हैं, 4 हम्म। राज्यसभा और 4 लोकसभा। हम्म। तनख्वाह के रूप में जो लाख रुपया मिलता है, वो सब का सब उसी दिन, जिस दिन एमपी बन के आए उसी दिन स्लिप भर के दे दी, वो पार्टी के अकाउंट में जाता और पार्टी से फिर आपको एक पैसा आता है, है। जो हाँ 5 से 15 हजार के बीच में होता है। हाँ, नहीं लेकिन एमपी के लिए नहीं है ये। अच्छा। मतलब वो इसलिए ही लेते ऑल हैं, टाइमर्स के लिए। ओल्ड टाइमर्स के लिए लेते हैं। और ये तो एमपी किया है, बाकी कोई साधारण भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनेगा तो उसकी जितनी इनकम है हम्म। उसमें से एक निश्चित हिस्सा, हम्म। जिसकी कम इनकम है उस पर कम परसेंटेज हम्म। है, अगर जिसकी ज्यादा इनकम है हम्म। उसको ज्यादा है। तो मान लो आपके कोई शौक है जो आप पूरा करने चाहते हो, आज तो इस देश में निस्सो सब पैसे से है, तो पैसा तो है ही नहीं। भाई, ऐसे शौक करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी में आते भी नहीं। ठीक इसलिए बात है। जो कुछ चल रहा है ना, मतलब हाँ। ये कम्युनिस्ट पार्टी है। अभी रिसेंट आपने देखिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड चलाया, भारतीय इलेक्टोरल बोल्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड। हम्म। केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने 1 पैसा नहीं लिया और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन की। जी। टाटा ने जब सुरजीत जनरल सेक्रेटरी थे, हम्म। लोकसभा के चुनाव में 16 लाख का चेक लाके दिया था, उसने धन्यवाद लिख करके वापस लौटा दिया। हम्म। कि हम जिनके लिए लड़ते हैं उनसे पैसा भी लेते हैं और एक एक नोट भी लेते हैं और एक एक वोट भी लेते हैं। हम्म। जीतने के बाद हम्म। उनकी हाजिरी बजाते हैं। जो कंपनियों के पैसे, टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी से पैसा लेके लड़ते हैं, जीतने के बाद उनकी जी की खाए बहादुरी, बिकी बजावा हाजिरी। ठीक है।
तो जिसके पैसे से चुनाव लड़ेगा उसकी काम करेगा। उसके लिए कानून बनाएगा। हाँ। हमारी ताकत बढ़ी और सरकार में हम्म। हमारे कारण सरकार रही तो उनके लिए कानून बना, हम्म। और बाकी उनके लिए मोदी जी है तो बिजली उनके हवाले, जमीन उनके हवाले, रेल उनके हवाले, बंदरगाह, हवाई ठीक है। अड्डा सब उनके हवाले। हाँ। अडानी को एक पैसा नहीं लगाना है। हम्म। अच्छा, एक नेता है आपके साथ संसद में, हनुमान बेनीवाल जी, जी। जो आते भी राजस्थान से ही हैं, आपके पास के इलाके से भी हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया लड़ते हैं हम्म। और सीट भी मेरे साथ साथ ही है, हम्म। और मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा में भी 2 दफा रहे हैं। पहली ठीक है। बार वो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे, हम्म। शायद 2 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, उसको सस्पेंड कर दिया। हम्म। उससे आगे वाला चुनाव वो निर्दलीय जीत के आए, मैं भी था, वो भी थे, साथ साथ लड़े हम्म। भी हैं। हम्म। वो भारतीय जनता पार्टी इसके सपोर्ट से हम्म। 2019 में पार्लियामेंट में आए थे, अभी 2024 में वो कांग्रेस के समर्थन से आए। हम्म। ठीक है। तो एक सवाल ये है कि आप जैसे एक पॉलिटिकल लीडर हो, जी एक पॉलिटिकल लीडर हो मगर किसान के नेता भी हो। जी। तो कुछ नेता हैं जो किसान के नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर नहीं है। मान लो जैसे टिकैत साहब हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, या चढ़ूनी जी हैं। इनमें और आप में क्या अंतर है? नहीं, चुनाव चडूनी जी ने भी लड़ा है हाँ, लड़ा है और पार्टी। टिकैत साहब ने भी लड़ा है, लड़ा है। सफल नहीं हुई है। हाँ। चुनाव एक बहुत ही जटिल काम है, हाँ। इसलिए आप किसान नेता चुनाव नहीं लड़े। हम्म। ऐसा है कि किसान की समस्या राजनीति के कारण है। हम्म। जो ये कहते हैं ना कि किसान को गैर राजनीतिक रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी राजनीति है। जी। क्योंकि बिजली की रेट है, हम्म। कर्जा है, मतलब आप अंदाजा कीजिए, मैंने सवाल रखा, हम्म। 33 लाख करोड़ रुपया ओवर ड्यू होने के बाद, हम्म। 33 लाख करोड़, मैंने कहा उनका नाम बताइए, हम्म। तो उत्तर क्या है सीतारमण का कि रिजर्व बैंक कानून 1943 में इनका नाम बताना प्रोहिबिटेड है, उनकी अच्छा। बेइज्जती हो जाएगी। और किसान का 3 लाख का केसीसी अगर ओवर ड्यू हो जाए तो ढोल बजाएंगे, अखबार हम्म। में लिस्ट छापेंगे। ये 8 दशक की पूंजीवादी सरकारों का है। हम्म। जिसके वोट से सरकार बन रही है उसकी तो इज्जत नीलाम होती है, हम्म। और जिसके पैसे से जीत के जाते हैं हम्म। उनकी इज्जत पे मोदी ने भी 250 कानून 5 मिनट में समाप्त किए हैं, और ये कह के किए कि अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हम्म। तो मोदी जी से पूछना, मैंने पूछा हम्म। कि 1943 में भी तो अंग्रेजों ने ही बनाया था, इसको भी बदल देते, हम्म। लेकिन उनके यार हैं, उनको नहीं बदलेंगे। हम्म। तो ये है फर्क, हाँ। क्यों अच्छा। कानून से लूटते हैं ना। हाँ। एक क्लास बेस्ड पार्टी में, जी एक जो, आप जैसे एक जाट लीडर भी हो, अगर आप नहीं मानते हो फिर भी एक जाट छवि है आपकी, तो उसका समन्वय कैसे बैठता है? नहीं, उसमें कहाँ दिक्कत है भाई, हम्म। समस्या देखो, समस्या किसी जाति को लेके नहीं आती। हम्म। भाई किसान को भाव नहीं मिलता, हम्म। तो आप बताओ, कोई किसी जाति का मुख्यमंत्री बन गया, हम्म। राजस्थान में भजन लाल बन गया, हम्म। तो उसका बाजरा तो 3,000 में नहीं बिकेगा। हम्म। ब्राह्मण का भी वही बिकेगा, जाट का भी वही बिकेगा, मुसलमान का भी वही बिकेगा, हिंदू का भी वही बिकेगा। सही बात है। या अलग भाव होता है कोई? नहीं, एक ही भाव है। प्याज टमाटर सड़क पे फेंकना पड़ता है, तो कोई हम्म। जाति कोई धर्म का किसान है। हम्म। तो समस्या जब जाति के आधार पर, हाँ हम्म। है, हम्म। जैसे दलित है उसके साथ व्यवहार ऊंच नीच का होता है, हम्म। वो एक समस्या अलग है। हम्म। लेकिन जहाँ भाव का सवाल है, हम्म। कनेक्शन देने का सवाल है, तो वहाँ एक साथ लुटाई होती है। हम्म। तो नेचुरली शोषक है, उनका काम है कि धर्म के नाम से बांटो, हम्म। जाति के नाम से बांटो, किसान में इतनी दीवारें पैदा कर दो कि वो एक होके लड़ नहीं सके। हम्म। सब मिलके लड़ेंगे तो बहुत जल्दी झुका देंगे। मतलब बिल्कुल। 500 संगठन मिलके लड़े तो मोदी जो 56 इंच का साना कहते थे किसी के सामने नहीं झुकते, हमें भी एक साल में बहुत शाजापुर में कहते थे आपने
राजस्थान को झुकाया, अभी मोदी है, ये नहीं झुकेगा, आप ही को ही जाना पड़ेगा। आखिर में झुका ना, इसलिए झुका कि 500 संगठन, जिनके झंडे अलग, जिनके डंडे अलग, जिनके नेता अलग, लेकिन समस्या एक थी कि ये काले कानून वापिस हो। और कोई जाति लड़ती तो आप बताइए मुझे, क्या मोदी को झुकाया जा सकता था? नहीं, नहीं ना। इसलिए लड़ाई, समस्या जब राजनीति से है, और कोई ये कहता है कि किसान को राजनीति, तो फिर बाबा जी करेंगे राजनीति? भाई, जो बहुमत जनता आज भी खेती पर है और उसकी समस्या राजनीति के कारण है, तो राजनीति को बदल करके उस किसान मजदूर की राजनीति आएगी। तो जो लूटा आज 8 दशक तक, या पीढ़ियों से जिन्होंने लूटा और जो धन पे काबिज सरब बन के बैठे हैं, वो इस देश की 90-95% जनता के लिए लागू होगा। ठीक है। जमीनें हो गई ना, सब राजा और नवाबों की थी, आज उस किसान की है ना। तो जब जमीन जोतने वाले की हो सकती है, तो मेहनत से जो पूंजी पैदा हुई है वो भी तो उस जनता की हो सकती है। ठीक है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हो जाएगी। मगर जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है। और इसमें एक सवाल ये बनता है कि जैसे जाट आंदोलन होते हैं आरक्षण के लिए, या गुर्जर आंदोलन होते हैं आरक्षण के लिए, इन आंदोलनों पे आपका क्या विचार है? नहीं, बहुत जो शोषित सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम समर्थन करते हैं। ठीक है। भाई, जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित रहे हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो नेचुरली बराबर आने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और वो जाति के नाम से, हम ये नहीं कह रहे कि जाति है नहीं, आज सामाजिक रिश्ते सब जाति के अनुसार ही हो रहे हैं। इसलिए जाति के नाम से उत्पीड़न भी है, लेकिन वो भी जब भी मिटेगा जब इस बात के लिए वो सब मिलके लड़ेंगे। नहीं क्या, मान लो जो जाति के नाम से उत्पीड़न हो रहा है वो जाति अलग होके करेगी, समाधान नहीं होगा। ठीक है, उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा 5% उनको, लेकिन जाति के आधार पे उत्पीड़न है, निश्चित रूप से उसको मिटाने का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, तो किसी भी जाति को। तो मार्क्सवादी विचारधारा के सिद्धांतों से आप जो जाति है और क्लास है, इसका जो एक अंतर्द्वंद चलता है, भारतीय कोई द्वंद नहीं है। ठीक है, इसे साथ लेके कैसे चला जा सकता है फिर? दो ही मोर्चों पे लड़ाई है, एक आर्थिक मोर्चे पे है, एक सामाजिक मोर्चे पे। वो आदमी और औरत में भी है। औरत को बहुत सी जो दकियानुसी है, जैसे आरएसएस, मनुवादी संस्कृति जो फिलोसॉफी है, इसका मतलब औरत केवल उनकी फिलोसॉफी में है कि केवल बच्चे को जन्म देना और उनकी परवरिश करना, इससे अलावा कुछ नहीं है। हमारी सोच है कि औरत हो, आदमी हो, वो आर्थिक रूप से भी महिला लूटती है। दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी है, जिनको शिक्षा से महरूम रखा, वो भी है और सामाजिक भी है, और महिला के रूप में भी है। तो 3 तरह की महिला के साथ तो 3 तरह की लूट है। तो इन सबको साथ लेकर के लड़ना और हक जो बनता है उसके लिए उसका समर्थन करना, ये। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी पीछे केरला में राहुल गांधी जी गए, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से भी है, मगर जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी हैं उनसे भी है, जबकि इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ हो। इस पे आप क्या कहोगे? तो केरल में तो सीपीएम और कांग्रेस के दोनों के नेतृत्व में मोर्चे बने हुए हैं। इधर एलडीएफ है, इधर यूडीएफ है, वहाँ राजनीतिक रूप से लड़ते ही हैं। हमारे जो 44 एमपी आए थे 2004 में, उनमें से 41 कांग्रेस को हरा के आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने, इसलिए मनमोहन सिंह को समर्थन दिया था। लड़के तो आए थे कांग्रेस से, ये थोड़ा है कि प्यारे करके जीत के आए। तो आज रियलिटी है, देश के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी जो देश के संविधान, एकता, जो कुछ विकास को विनाश में बदल रही है, उसको हटाना पहली प्राथमिकता है। और जहां बीजेपी है ही नहीं, सीपीएम और कांग्रेस वहां लड़ो, 20 में जीत के आएगा वो, तो यहाँ तो बीजेपी के खिलाफ ही रहेगा। अब एक सीपीएम का है, पिछली बार एक सीपीएम का था, एक बीजेपी का आया, अब की बार, पिछली बार नहीं था। बाकी जो यूडीएफ के 19 थे,
लेकिन यहाँ तो एक साथ है ना। और राहुल गांधी का क्या कहना, जब तो वो अपोजिशन का अभी तो नेता है, हमारा सबका नेता है, इंडिया गठबंधन का नेता है, इसलिए वो जहाँ, अब ये तो नहीं है कि कांग्रेस और सीपीएम वहाँ एक साथ हो जाए और खुला स्पेस भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दे। तो वहाँ, क्योंकि उस लक्ष्य के लिए कोई भी जीत के आएगा वहाँ होगा। ये नहीं है कि मैं कांग्रेस को हरा के आया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया है ना, प्रैक्टिकली। सही बात है। और सरकार में नहीं रहे। हाँ। 2004 में तो 5 एमपीओ पे एक मंत्री बना रहे थे, तो 44 पे कितने बनते हैं अब आप देख लो। उन्होंने कहा हमें मंत्री नहीं चाहिए, हमें जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए कानून चाहिए, और कानून बनाया। ये मगर फर्क है। आज की जो स्थिति है वो तो यही है कि आपके पास आज 8 एमपी है, 44 थे, आज 8 है। हाँ, अब आगे पार्टी यहाँ से उठ सकती है। ऐसा है, बंगाल में एक भी एमएलए नहीं है। आज आप बंगाल से खत्म हो, एक टाइम पे आपकी वहां वही तो कह तुत्ती रहा हूँ, बोलती थी। आप कह रहे हो ना वो खत्म हो गए। ब्रिगेड मैदान है, उसको तृणमूल पिछले तीसरा टर्म पूरा हो रहा उसका, मतलब 14 साल राज करते हो गए, उसमें सभा करके वो नहीं भर सकती। अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है, देश में सरकार है, ब्रिगेड मैदान नहीं भर सकती, न सभा करती। अभी सीपीएम ने 1 महीने पहले ही पूरे को भर दिया। मतलब जनता उसके साथ है ना, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, न लोकसभा में है सीपीएम का, न विधानसभा में एमएलए है, लेकिन जनता में इतनी पैठ है कि उसके लिए अभी सभा की। इसलिए केवल एमएलए या एमपी है उससे नहीं, जनता है कि नहीं है, जनता साफ नहीं हुई है बंगाल में। अब मान लो मोदी जी आ जाए, वो भर देंगे उसे क्या? वो जो आप मोदी तो आ गए न। हाँ। 14 में उनको मेजोरिटी दी, 232 के 82 दिए थे, फिर 303 दिए, और अभी 400 मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, अभी 240 पे हैं, और अगली बार 140 भी नहीं बचेंगे। ठीक है, मतलब आपको उम्मीद है कि अगली बार ये सरकार नहीं आने की? नहीं आएगी। कहाँ आई है सरकार, अभी बीजेपी की अभी भी नहीं। हाँ, सही बात है। अच्छा, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, एक टाइम था जब शुरुआती दौर था जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, सीपीएम ने बढ़िया इसमें योगदान दिया, केरल में बढ़िया लैंड रिफॉर्म हुए, वेस्ट बंगाल में हुए। आज आप देखते हो कि लैंड रिफॉर्म्स की फिर से जरूरत है? नहीं, जरूरत है, लेकिन वो ग्रेविटी नहीं है। भाई जमीन तो केवल सामंतों के पास थी, और किसान जो उसमें पसीना बहाता था वो तो टेनेंट था जी। बहुत कुछ उसमें बदला, लेकिन उसके रूप बदल गए हैं बहुत से। अभी जमीन छीनना चाहते हैं भूमि अधिग्रहण के नाम से, और किस तरह से तबाह करना चाहते हैं। मतलब नेशनल हाईवे भी 200 फीट नहीं है, 150 फीट है, 75 इधर 75 इधर मीडियम से। अब 200 फुट की रोड होगी, और 400 फुट की जमीन भी सरकार अधिग्रहण करके सरकार बेचेगी। क्यों भाई? मतलब अभी मास्टर प्लान, जो अब जितने भी मास्टर प्लान हुए हैं और जो भी योजनाएं बन रही है, जैसे सीकर में 2040 के 41 के लिए बनी है अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो आपने अभी शायद एक उसका विरोध किया, फाड़ा वाड़ा जलाया। जयपुर के रिंग रोड बनाने का है, कुछ बन भी गई। जितने रिंग रोड बनाए उससे दुगुनी दोनों तरफ 4 गुनी जमीन लेंगे, और वो सरकार बेचेगी। क्यों भाई? सड़क बने, हम इसके खिलाफ नहीं है, विकास हो, लेकिन किसान की जमीन लेके सरकार नीलाम करेगी। क्यों? पर किसान को मुआवजा तो मिलेगा? नहीं, मुआवजा सरकार तो यही कहेगी ना कि मुआवजा तो हम दे रहे हैं। भाई मुआवजा सड़क का दे दो ना, बाकी जमीन बेचनी वो खुद नहीं बेचेगा क्या? सरकार बेचे, वो क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि वो सड़क निकलने से उस जमीन की कीमत कितना गुना होगी, तो वो सरकार बेचेगी। क्यों? ये है ना लूट। ये तो है। ठीक, कोई ऐसी और वो मोदी जी ने अभी नहीं किया, भट्टा पारा शोध और जितने आंदोलन हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। इस देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वसम्मत 2013 का कानून बनाया था,
हुँ। इतने साल की आपकी राजनीति है, हम्म। तो कोई ऐसी पार्टी या लीडर जिसने सबसे ज़्यादा निराश करा हो कि भाई इससे इतनी उम्मीद थी, इसने वो करा नहीं। नरेंद्र मोदी है। भाजपा छोड़ के भाजपा छोड़ के भाजपा नहीं, और नरेंद्र मोदी छोड़ के। वही है और कोई नहीं है। मतलब भाई वही कुछ है। ना कुछ ऐसा है कि हाँ। सत्यानाश नहीं किया ना, इन्होंने तो सुबह सत्यानाश कर दिया। जो कुछ था बना हुआ हुँ, उसको उनके हवाले कर दिया। हुँ, अभी आप बिजली की बात कर रहा था मैं, हुँ, चंडीगढ़ में जो बोर्ड है जो केंद्र सरकार के अंडर में है, 250 करोड़ रुपया हुँ, हर साल मुनाफे में था। हुँ, ये कहते हैं ना हम तो घाटे वालों को दे रहे हैं, तो फिर हुँ, चंडीगढ़ को क्यों दे दिया बिजली बोर्ड को? मतलब किस तरह से लुटा रहे हैं जनता की पैसे को। मतलब अ, ऐसी बात नहीं है कि पहले कोई बहुत ज्यादा पूंजीपतियों के खिलाफ थे, लेकिन इस तरह नग्गई रूप से नहीं लुटा रहे थे। हुँ, ठीक है, लुटा रहे थे। हुँ, कोई देश का प्रधानमंत्री किसी का भी भारतीय जनता पार्टी का भी रहा, हुँ, किसी ने नहीं ये कहा कि अंबानी अडानी के साथ फोटो खिंचाने में मुझे गर्व है, केवल नरेंद्र मोदी है। हुँ। इसलिए इनसे ज्यादा कोई नहीं। तो पढ़ना लिखना हो जाता है आपका? पढ़ते रहते हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसा जो आजकल आप पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ा हो जो आपको बहुत प्रभावित किया हो? अ, पढ़ने का तो जो मार्क्स ने लिखा है, हुँ, हम अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बने, हुँ, मैक्सिम गोर्की का जो माँ उपन्यास है, जो स्टार्टिंग में पढ़े, जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हुँ, हम इससे। अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बने, तो ठीक है। किस तरह से साधारण रूप से रहना है, हुँ। ये सब। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मतलब एक 2 प्रश्न बाकी हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि किसान आंदोलन में आप बहुत टाइम रहे, उसका आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही शानदार रहा। हुँ, भाई अमराराम तो वो है जो सड़क पे 7 दिन, 8 दिन, 13 दिन, 13 महीने, हुँ, और जो कोई उसको इस रूप में नहीं लेता ना, वो रह भी नहीं सकता। हुँ, शायद एक दफे भी एमएलए रह जाए, हुँ, वो सड़क पे 7 दिन नहीं सो सकता। हुँ, तो अमराराम तो उसको उसी रूप में लेता है ना। हुँ, जब जनता बैठ सकती है तो अमराराम बैठेगा, और हुँ। वो मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आखिर में अगर जैसे यंग लोग हैं हम्म। और वो किसान या किसानी पे काम कर रहे हैं, किसान नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, करनी तो चाहिए। उनके लिए आपका क्या संदेश बहुत होगा? वेल उनको मैं स्वागत करता हूँ। हुँ, जब यंग जनरेशन है वो ही बदल सकती है, हुँ, एनर्जेटिक होती है, इसलिए उनको सबसे आगे आना चाहिए। समाज में जितनी बुराइयां हैं उनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए, समाज में जो बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। अमराराम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।